न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MLS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। केरल में हाउस बोट पलटने से अब तक 22 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। एक या दो नहीं, पूरे 11 सीएम दावेदार। कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला ये फैसला। कुर्सियां ही कम थी, शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल न होने पर बोले अजित पवार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। केरल में हाउस बोट पलटने से अब तक 22 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। जी हां, केरल में मलप्पुरम जिले के तन्नूर इलाके के तुवलथीरम समुद्र तट के पास रविवार की शाम को करीब 30 यात्रियों से भरी एक हाउस बोट के पलट जाने से अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इस घटना को लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, केरल के मलप्पुरम में नौका दुर्घटना में लोगों की मौत से आहत हूँ, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। एनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रदान की जाएगी। केरल के मलप्पुरम हादसे में मरने वाले की संख्या 21 तक जा पहुंची है। पुलिस और प्रशासन के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। नाव में सवार कुल लोगों की सटीक संख्या की जानकारी नहीं मिली है, जिससे ये पता लगाया जा सका कि नाव पर कितने लोग सवार थे। जी अब तक 21 शव बरामद किए गए हैं। बता दें कि रविवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ 40 लोगों को लेकर की जा रही है एक पर्यटक नाव पलट गई। हादसा तन्नूर के पास हुआ। राहत के बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर पुलिस के जवानों के साथ ही फायर ब्रिगेड के कर्मी मौजूद है। स्थानीय लोग भी बचाव अभियान में मदद कर रहे हैं। एक या दो नहीं, पूरे 11 सीएम दावेदार। कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला ये फैसला। जी हां, कर्नाटक चुनाव में अब सिर्फ अंतिम पड़ाव का प्रचार बचा है और फिर 10 मई को वोटिंग होने जा रही है, यानी कि 13 मई को सभी दलों का रिपोर्ट कार्ड सामने आ जाएगा। जिसकी जीत होगी, किसकी हार स्पष्ट हो जाएगा। जी हां, अब हार जीत देखना तो दिलचस्प रहने ही वाला है। इसके साथ साथ राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल भी सभी के मन में आ रहा है। जी हां, इस बार दोनों बीजेपी और कांग्रेस से कई सीएम दावेदार है, कुछ अपेक्षित तो कुछ एकदम हैरान करने वाले। सिद्धरमैया। जी हाँ, कर्नाटक में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और 5 साल का अपना कार्यकाल भी पूरा करने वाले सिद्धरमैया एक बार फिर मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। राहुल के भी करीबी है। कांग्रेस हाईकमान का भी भरोसा जीत रखा है। ऐसे में अगर पार्टी का सत्ता में वापस आती है तो उस स्थिति में उनका रेस में काफी आगे रहना लाजमी है। जी हाँ, लेकिन उनकी 76 साल की उम्र और पिछली सरकार के दौरान कुछ फैसलों ने उन्हें लिंगायत और खासकर हिंदू वोटरों के बीच में कम लोकप्रिय कर दिया है। डीके शिव कुमार। कांग्रेस में डीके शिव कुमार की उपस्थिति भी जोरदार है। सबसे अमीर राजनेता, पार्टी के संकट मोचक और लगातार 8 बार से विधायक डीके लंबे समय के मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। जी हाँ, 2018 में भी वे बनना चाहते थे। उससे पहले भी अपनी महत्वाकांक्षा दिखा चुके थे, लेकिन हर बार मौका हाथ से निकल गया। अभी के लिए इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी को फंड्स की भी जरूरत हो पड़ेगी। ऐसे में तब डीके एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन क्या पार्टी उन पर दांव चलेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। बसवराज बोम्मई। बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई एक बार फिर सीएम रेस में दिखाई तो दे रहे हैं। अगर बीजेपी ओपनिंग पोल्स को गलत साबित करते हुए सत्ता में फिर वापस आ जाती है तो उस स्थिति में बसवराज एक विकल्प के तौर पर तो जरूर सामने आते हैं। जी हाँ, उनकी एक साफ छवि है। उसके ऊपर लिंगायत समुदाय से आते हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी मजबूत है, लेकिन कानून व्यवस्था और लोकप्रियता 2 ऐसे फैक्टर है जो उनके खिलाफ जाते हैं और यही कारण उन्हें दोबारा सीएम कुर्सी पर आने से रोक सकते हैं। प्रहलाद जोशी। मोदी सरकार में मंत्री और 4 बार हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से सांसद प्रहलाद जोशी ने भी बीजेपी में अपना कद काफी बढ़ा लिया है। वे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी भरोसेमंद है और अमित शाह की भी गुड बुक्स में आते हैं, यानी कि पार्टी हाईकमान में सबसे मजबूत नेताओं की नजर उन पर रहती है। वे बीजेपी के लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स वाले सीएम साबित हो सकते हैं। पार्टी ने कई राज्य में ऐसे ही फैसले लेकर सभी को हैरत में डाल डाला है, लेकिन प्रहलाद जोशी का लिंगायत समुदाय से न आना कर्नाटक की सियासत में उन्हें थोड़ा मिसफीड कर जाता है। HD कुमारस्वामी। किंग मेकर
जब किंग बन जाता है तो उसकी किस्मत की जितनी तारीफ की जाए वो कम रहती है। जी हाँ, कर्नाटक की राजनीति में ये बात एचडी कुमारस्वामी पर एकदम फिट बैठती है। वे 2 बार सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बने बल्कि उन्होंने उस समय ये पद संभाला है जब उनकी पार्टी बहुमत से कोसों दूर है। अब एक बार फिर से वो सीएम दावेदार तो है, क्योंकि अगर किसी पार्टी को चुनाव में बहुमत नहीं मिलता तो उस स्थिति में जेडीएस फिर से खेल कर सकती है। लेकिन कांग्रेस के साथ उनका पिछला अनुभव कुछ खास नहीं रहा। जिस तरह से उनकी सरकार गिरी वो कोई भूल नहीं सका है। जी हाँ, इन सभी नेताओं के अलावा कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स वाले विकल्प पार्टियों के पास मौजूद है। इस लिस्ट में बीजेपी के लिए सीटी रवि, एसएन संतोष जैसे नेता शामिल है, तो वही कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, एमवी पाटिल जैसे नेताओं पर दाव चल सकती है। यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो कुल 11 मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार दिखाई पड़ते हैं। अब कौन मुख्यमंत्री बनता है ये तो चुनावी जीत किसकी होती है इस पर निर्भर करेगा। कर्नाटक चुनाव की पूरी जानकारी। जी हाँ, कर्नाटक चुनाव की बात करें तो 10 मई को वोटिंग होने वाली है और 13 मई को नतीजे आएंगे। वर्तमान में राज्य में बीजेपी की सरकार है और बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री है। पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। उस समय बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसे खाते में 104 सीट गई थी। जी हाँ, कांग्रेस की बात करें तो उसका आंकड़ा 80 पहुंच पाया था और जेडीएस को 37 सीटों के साथ संतुष्ट करना पड़ा था। कुर्सियां ही कम थी। शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल न होने पर बोले अजित। जी हाँ, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जब से अपने इस्तीफा वापस लिया है, एनसीपी ने जरूर राहत की सांस ली है, लेकिन अजित पवार को लेकर अटकलें तेज है। अजित वैसे भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे जिसमें पवार ने इस्तीफा वापस लेने की घोषणा की थी। जी हाँ, उसके ऊपर ऐसी खबर आई थी कि अजित अचानक से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ऐसे में तमाम तरह की अटकलों को जरूरत से ज्यादा बल मिल गया था। अब खुद अजित पवार ने सामने से आकर तमाम अटकलों पर विराम लगाने का काम कर दिया है। अजित ने क्या सफाई पेश की? जी हाँ, अजित पवार ने जोर देकर कहा कि वे दिल्ली नहीं गए थे। वे कहते हैं कि मैं शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया तो लोग कहते लगे कि मैं दिल्ली चला गया हूँ, लेकिन मैं उस समय पुणे में था। उसके बाद मैं सुबह जल्दी में दाऊद के निकला था, वहाँ एक कार्यक्रम अटेंड किया और फिर वहीं से करजात के लिए निकल गया। इसके बाद मैं बारामती पहुंचा और अब गोरेगांव भी जाने वाला हूँ। 12 मई को सतारा, फलटन, उस्मानाबाद, लातूर, नासिक भी जाने वाला हूँ। पवार के इस्तीफा वापस लेने पर क्या बोले अजित? जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल न होने पर अजित ने आगे सफाई देते हुए बताया कि शरद पवार के निर्देश पर कुछ सीनियर लोगों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। मैं इसलिए नहीं था क्योंकि कुछ वरिष्ठ लोगों को ही बोला गया था। वैसे भी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुर्सियां भी कम थी। मीडिया ने बिना बात की कहानियां चलाना शुरू कर दी है। वैसे अब जब शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, अजित ने खुलकर इस पर कुछ भी नहीं बोला है। जी हाँ, वे इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि शरद पवार का फैसला पार्टी का फैसला है और वे उस स्टैंड के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने 2 टूक कहा है कि वे पवार के फैसले पर कोई सफाई पेश नहीं करने वाले हैं। वैसे अब जरूर अजित पवार ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन जब शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तब जरूर उन्होंने कहा था कि नए नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए। उस समय तो यहाँ तक कहा जा रहा था कि अजित को भी अध्यक्ष पद मिल सकता है। जी हाँ, लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और शरद फिर बॉक्स बन गए हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चले दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।